यह ले बुढ़िया, बबलू को खिला दे और खबरदार जो खुद खाया तो। पायल ने कहा, अरे बेटा, खीर बनाया है क्या? थोड़ी मुझे भी दे दे। बिमला जी ने कहा, वाह रे बुढ़िया, इतने सालों से हमारी कमाई खाकर चैन नहीं मिल रहा जो अब खीर भी खानी है। पायल ने कहा, बेटी ऐसा मत कह, इतने सालों से इस घर में गधे की तरह काम भी तो किया है, उसके बदले 2 रोटी ही तो खिलानी है तूने। तुझे कोई बात नहीं, तू खीर मत दे, बस उसका पतीला ही दे देना, मैं चाट लूँगी, उसी में संतुष्ट हो जाऊँगी। बिमला जी ने कहा, खीर का पतीला तुझे चाटने दूँ? बुढ़िया बड़ी आई खीर खाने वाली, जो मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट कर ले, वरना कहीं पायल के इतना कहते ही बिमला जी बोल पड़ती है, नहीं नहीं बेटी, नहीं चाहिए मुझे खीर, दे इसे, मैं बबलू को खिला देती हूँ। यह कहकर बिमला जी ने खीर की कटोरी पायल के हाथों से ले ली और बबलू को खिलाने लगी। जब बिमला जी बबलू को खिला रही थी, बबलू उछल कूद कर रहा था। बेचारी बुढ़िया कब तक लड़ती। वह बबलू को खिलाने जैसे ही जाती, बबलू भाग जाता। ऐसा करते करते बबलू के हाथ से खीर की कटोरी लग जाती है और पूरी खीर जमीन पर गिरकर बिखर जाती है। खीर के गिरते ही पायल दौड़कर बाहर आती है और जमीन पर यूं खीर बिखरा देख न आव देखती है न तौ। इसमें अंधाधुंध बिमला जी को पीटना शुरू कर देती है। इतना करने के बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह कैंची लाकर उनके बाल काटने लगती है। बेटी छोड़ दे, मेरी गलती नहीं है, यह बबलू का हाथ लगकर खीर गिर गया, माफ़ कर दे मुझे। बिमला जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बुढ़िया, तुझे खीर नहीं दिया तो ऐसे करके गिरा दिया? सोचा होगा कि मैंने जब नहीं खाया तो किसी को खाने नहीं दूंगी और मुझे बहाना बनाकर बच जाएगी। यह सोचा था ना? आज तो तुझे इतना मारूंगी कि तू अगली बार कोई बहाने बनाने से पहले कांप जाएगी, पायल ने कहा और फिर वह बिमला जी को पीटने लगी। जब पायल थक गई तो वहाँ से चली गई, पर बिमला जी वहीं पर ही रही, क्योंकि उसकी और हिम्मत नहीं हुई कि वह वहाँ से उठकर कहीं जाए। काफ़ी रात हो गई, अब बिमला जी सो चुकी थी, पर बदन दर्द से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उनकी आंखें लगी ही थी। अचानक पानी अपने ऊपर गिरने से उसकी नींद खुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पायल उनके ऊपर पानी गिरा रही है। बिमला जी उठने की कोशिश करती, पर वह उठ नहीं पाती। पूरे बदन में दर्द, पर पायल के डर से वह लेट भी नहीं पा रही थी। उठ जा बुढ़िया, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं, इतना भी नहीं मारा था। चल अब जल्दी से बर्तन साफ करके नाश्ता बना और हाँ, पहले खुद ही मत खाने बैठ जाना, वरना याद रखना। पायल ने यह कहा और चली गई। बिमला जी की किसी तरह उठती, पर वह हैरान थी कि वह किसी भी हालत में खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्हें अपने पैरों में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। हजार कोशिशों के बाद भी जब वह उठने में नाकाम रही तो उन्होंने पायल को आवाज़ लगाई। पायल, बिमला जी की आवाज़ है, तमतमाती हुई आई और कहा, क्या हुआ बुढ़िया? बेटी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैरों में मानो कोई जान ही नहीं। बिमला जी ने कहा, जब जानती हूँ यह सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। मैं तो कोस रही हूँ उसी दिन को जब भैया के पास से तुम्हें लाने का सोचा था। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी सारी संपत्ति के साथ यहाँ आओगी, पर वह सब तो तुमसे पहले ही भैया ले चुके और भेज दिया इस बुढ़िया गाय को मेरे पास। पायल ने कहा, बेटा, तेरी भाभी भी मुझे पीटती थी, सोचा तेरे पास कम से कम यह दर्द तो नहीं मिलेगा। तू तो मेरी बेटी है, तू मेरा दर्द जरूर समझेगी। पर अब समझ आ गया है, बुढ़िया गाय की कोई कदर नहीं होती। बस जब तक वह दूध देती है और काम करती है, आती है, लोग तब तक उसकी परवाह करते हैं, वरना इसी तरह उसे बस पीटना ही होता है। बिमला जी ने कहा, सुन बुढ़िया, अपना सामान बांध ले,
तुझे अभी चलना है मेरे साथ। पायल के यह कहते ही विमला जी बोली, कहाँ चलना है बेटी? तेरे भैया के पास छोड़ने जा रही है। वापस? नहीं भला, भैया क्यों रखेंगे आपको? उनका तो पिंड छूट गया आपसे। यह मेरा पिंड भी छूटे तो शांति मिले। पायल ने कहा, पर बेटा मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। ऐसी हालात में तू मुझे कहाँ ले जा रही है? विमला जी ने पूछा। इसलिए तो तुम्हें ले जा रही हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं और मुफ्त में तो तुम्हें पा लूँगी नहीं। इसीलिए कुछ और तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना? पायल ने कहा और उसके बाद वह कहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो साथ में एक व्हीलचेयर लेकर आई और कहा, चल बुढ़िया बैठ इस पर। बेटी मेरे कमर में काफ़ी दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। मेरे पैरों को भी अचानक से कुछ हो गया है। विमला जी ने कहा, हाँ तुम्हारे सारे दर्द का इलाज ही लेकर आई हूँ, इस पर बैठो पहले। इसके बाद पायल विमला जी को लेकर एक जगह पहुँची है और उन्हें वहीं छोड़ कहती है, सुन बुढ़िया, चुपचाप यहीं बैठी रहना जब तक कोई आकर तुम्हें ले न जाए, और कोई भी कुछ पूछे तो खबरदार जो मेरा नाम और पता बताया कहना तुम्हारा कोई भी नहीं इस दुनिया में, तभी तुम्हें छत और रोटी नसीब होगी, वरना मेरे यहाँ आकर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी? विमला जी पायल के इन सारी बातों से सिर्फ रोई चली जा रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर जा रही है। एक बेटा है जिसने तो कब का मुंह फेर लिया और अब बेटी भी उनसे पीछा छुड़वाना चाहती है। यह है मेरे बच्चे जिनके लिए पूरी दुनिया से अकेली लड़ी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, पर फिर भी इनका चेहरा देखकर खुद को मजबूत बनाकर अकेली हर परिस्थितियों का सामना किया और आज उसी का यह इनाम मिला। खैर, विमला जी के आंसू पायल के कठोर दिल को पिघला तो नहीं पाए और वह चली गई। कई घंटे इसी तरह बैठी रहने के बाद एक लंगड़ा वहां आया और उसने विमला जी से वहां बैठे रहने का कारण पूछा। विमला जी किसी को तो सब कुछ बताकर अपना ही हल्का करना चाहती थी, अपना जी हल्का करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस लंगड़े को बता दी। चिंता मत करो, तुम उसे घर में जाओ, वह एक वृद्ध आश्रम है, वे लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर वहाँ तुम्हें चलकर जाना होगा, यह व्हीलचेयर वहाँ नहीं घुसेगी। उस लंगड़े ने कहा, पर मेरी कमर टूट चुकी है, शायद मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, तो चलकर कैसे जाऊंगी? विमला जी ने कहा, कहाँ तुम मेरी बैसाखी लेकर जाओ, तब तक मैं इस चेयर पर बैठती हूँ। जब तुम्हारी बात अंदर बन जाए तो आकर मेरी बैसाखी देकर अपना चेयर लेना। उस लंगड़े ने कहा। एक लाचार बेबस बुढ़िया दुनिया के परपंच को समझने की हालत में कहाँ थी। उसने उस लंगड़े की बात मान ली और जब वह उसे घर के अंदर गई तो पता चला वह कोई वृद्ध आश्रम नहीं, और जब वह लड़खड़ाते हुए फिर वापस बाहर आई तो उसने देखा वह लंगड़ा उसके एकमात्र सहारे व्हीलचेयर को लेकर जा चुका है। अब विमला जी को समझते देर नहीं लगी कि वह लंगड़ा उससे वह व्हीलचेयर को लेने के लिए चाल चल गया। विमला जी पहले से ही दुखी थी, ऊपर से यह सब उनका मन मर जाने को कर रहा था, पर अपने कमर दर्द और बेजान पैरों को लेकर वह कहीं और जाती भी तो कैसे? उस लंगड़े के दिए हुए बैसाखी के सहारे वह किसी तरह सामने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वह घिसट घिसट कर वहाँ के गुजरने वाले हर एक राहगीर के पांव पकड़कर उनसे मदद मांगने लगी। वह दर्द के मारे छटपटा रही थी और वहाँ से गुजरने वाले हर एक से नज़दीकी सरकारी अस्पताल में छोड़ जाने को कह रही थी, पर कोई उनकी बात की और ध्यान ही नहीं दे रहा था।
लगभग इसी तरह कई घंटे बीत गए। तपती गर्मी, ऊपर से कमर टूटने का दर्द, यह सब झेल रही थी बिमला जी, पर फिर भी वह लोगों के आगे गिड़गिड़ाना बंद नहीं कर रही थी। ए बेटा, तो बेटी, मेरी मदद कर दो, किसी सरकारी अस्पताल तक मुझे छोड़ दो, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मर जाऊंगी बेटा, मेरी मदद कर दो। यह सब बिमला जी की लगातार कहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के वहां आए। वे सभी एक कार से उतरकर कार के ऊपर एक केक रखकर उसमें से एक का जन्मदिन मनाने लगे। बिमला जी उनके पास घिसटती हुई पहुंची, जिस पर एक लड़का कहता है, अरे रुको दादी, यह केक आपको ही देंगे, हम सुबह से केक खाकर थक गए हैं। नहीं बेटा, मुझे यह केक नहीं चाहिए, मुझे पर एक एहसान कर दो, मेरी कमर टूटी हुई है और उसका दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दो। बिमला जी ने कहा, पर दादी, आप ऐसी हालात में यहाँ क्या कर रही है? उसमें से एक लड़के शिवम ने कहा, जिसका आज जन्मदिन भी था। पहली बार उस लंगड़े को अपनी कहानी बताकर पछताई थी बिमला जी, इसीलिए अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा, बेटा, यही सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, ले चलो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ दादी, जरूर ले जाऊंगा, आप बैठो गाड़ी में। यह कहकर शिवम और उसके दोस्त बिमला जी को एक क्लिनिक के ले जाते हैं। बेटा, यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है, मैंने तो सरकारी कहा था न, मेरे पास पैसे नहीं है, बिमला जी ने कहा। दादी, आप अंदर चलिए और पैसों की चिंता मत कीजिए, आपका दर्द अगर कम कर सकूं तो समझूंगा। आज मेरा जन्मदिन मनाना सफल हो गया। उसके बाद सभी अंदर गए और डॉक्टर ने शिवम से कहा, लगता है इनको किसी ने खूब मारा है, जिसकी वजह से उनकी न ही सिर्फ कमर टूटी है बल्कि पैरों के नसों को भी नुकसान पहुंचा है। इनके काफ़ी सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, फिर जाकर इलाज कर पाएंगे। आपको जो सही लगे वह कीजिए डॉक्टर, बस इनका दर्द कम होना चाहिए, शिवम ने कहा। जो बिमला जी भी सुन लेती है और शिवम से कहती है, बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया, पर इस अस्पताल का खर्चा काफ़ी हो जाएगा और तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो यहाँ यह लोग बिना पैसे के मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो बेटा, तुम सिर्फ डॉक्टर से बोल दो कि मुझे दर्द की कुछ गोलियां दे दे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। दादी, मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने माता पिता को यूँ छोड़ दे। शिवम ने कहा, बड़े खुशकिस्मत है वह माता पिता जिसने तुझ जैसे इंसान को जन्म दिया, वरना मेरी जैसी औलाद। यह कहकर बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। दादी, आपका यह हाल, मतलब आपके परिवार वालों में से कौन कौन है? शिवम ने कहा, यह बताऊं बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे ने पहले ही मुझसे नाता तोड़ लिया क्योंकि मुझ गुड़िया जैसे बोझ लगने लगी थी। बेटी साथ ले गई तो उसने भी मेरा वो हाल किया, न तो जी ही रही थी और न ही मर ही रही थी। इसके बाद बिमला जी ने अपनी पूरी कहानी सड़क पर बेसहारा छोड़ने तक की शिवम को बता दी। बेटा, अब तो बस अपने मरने का इंतज़ार है ताकि इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊं। बिमला जी ने कहा, ऐसे कैसे मरेंगी आप दादी, अपने गुनहगारों से बदला नहीं लेगी। शिवम ने कहा, अब अपने बच्चों से एक माँ बदला लेगी, यह कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बिमला जी ने कहा, हाँ दादी, आपके बच्चों ने न सिर्फ आपके ऊपर अत्याचार किया बल्कि आपके जीवित रहते हम भी आपका श्राद्ध कर डाला।
रहते हुए भी आपका श्राद्ध कर डाला और आपके मरने की खुशियाँ भी मना ली। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना तो बनता है ना। शिवम के इस बात से बिमला जी चौंक जाती है और इससे पहले वह कुछ बोलती, शिवम कहता है, दादी मैं ची चीनू हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचानती भी कैसे? जब मैं छोटा था तभी बुआ आपको पापा के पास ले गई और उसके पास बाद मैं बाहर चला गया। मैंने कई बार पापा से आपसे मिलवाने की बात कही, पर पापा ने हर बारी टाल दिया। जब मेरी नौकरी लगी और मैं घर आया तो देखा बुआ पापा के साथ मिलकर आपके श्राद्ध के काम कर रहे हैं। पर उस दिन आपको उस हाल में देखकर मुझे इनकी असलियत का पता चल गया। पापा और बुआ इतने नीचे गिर जाएंगे सोचा नहीं था। चीनू, तू मेरा छोटा सा चीनू है। यह कहकर बिमला जी रोने लगी और फिर कहने लगी, किसने सोचा था कि पायल मुझे यूं फेंक कर जाएगी और मैं बरसों बाद अपने चीनू से मिलूंगी, वह भी ऐसे हाल में। पता है चीनू, मैंने न जाने कितने लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। शायद तुझसे ही मिलना आज मेरा लिखा था, इसीलिए, और किसी ने मदद नहीं की। दादी अब आप चिंता मत कीजिए, बुआ और पापा को मैं सबक सिखाऊंगा। आप तो बस अब आराम से रहिए, शिवम ने कहा। उसके बाद शिवम घर जाता है और अपने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। एक दिन शिवम बैठा अपना फ़ोन चला रहा था और उसके पापा टीवी देख रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। जब शिवम के पापा देखते हैं तो वह एक कोरियर वाला एक लिफाफा लिए खड़ा होता है। शिवम के पापा मनोज जब वह लिफाफा खोलकर देखते हैं तो वह तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं। शिवम वह सब कुछ खामोशी से देख रहा होता है और ऐसे जताता है कि उसका ध्यान कहीं और है। हेलो पायल, गजब हो गया। माँ को ढूंढना पड़ेगा, तुम जल्दी घर आओ। थोड़ी देर बाद ही पायल आ जाती है। पायल को लेकर मनोज अपने घर में कमरे में जाता है। शिवम भी चुपके से उनकी बात सुनने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। पायल, माँ के नाम पर 50 लाख की पॉलिसी मैच्योर हुई है, पर वह पाने के लिए उनके दस्तखत चाहिए होंगे, क्योंकि माँ पहले मेरे साथ रहती थी, इसीलिए मेरे पत्ते पर यह लिफाफा आया। मनोज ने कहा, 50 लाख पर अब माँ को कहाँ ढूंढेंगे, और ढूंढ भी लिया तो लोगों को क्या कहेंगे। उनका श्राद्ध बन चुके हैं। हम पायल ने कहा, तुम्हें लोगों की पड़ी है, मुझे तो बस पैसों की खुशबू आ रही है। एक बार वह बुढ़िया मिल जाए फिर तो कुछ भी कह देंगे लोगों को। मनोज ने कहा, पर हमारे इतने अत्याचार के बाद वह ये पैसे हमें देगी? पायल ने कहा, बिल्कुल नहीं देगी, पर हमें भी तो आता है उनसे कैसे लेना है। यह कर मनोज और पायल हंसने लगे। ठीक है भैया, पर अब उन्हें ढूंढे कहाँ? पायल ने कहा। शिवम यह सब सुनकर बिमला जी को जानबूझकर मनोज के सामने ला देता है और यह सब वह ऐसे दिखाता है कि यह इत्तेफाक था। मनोज अपनी माँ को देखकर खुशी से उछल पड़ता है और उन्हें बड़े प्यार से घर ले आता है। फिर पायल को यह खुशखबरी देता है। पायल दौड़ती हुई घर आती है और माँ को गले लगाकर कहती है, कहाँ चली गई थी माँ? आप बिमला जी को तो सब पहले से ही पता था शिवम की चाल, इसीलिए वह बस खामोश यह सारा नाटक देख रही थी। मनोज की पत्नी सोना, मनोज, पायल और उसका पति रमेश सब वही थे। फिर मनोज कहता है, माँ हमें तो लगा था आप छोड़ो, आपको यूँ सामने देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ, अपनी खोई हुई माँ को यूँ सामने देखकर किसे अच्छा नहीं लगेगा, पायल ने कहा। फिर मनोज कहता,
कि माँ आपको कल बैंक चलकर एक कागजात पे दस्तखत करने होंगे। कौन से कागजात? मेरी पॉलिसी वाले। तुम लोगों के इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हम तुम लोगों की इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊंगी तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। बिमला जी ने कहा, हाँ हमारी गलती है जो आपसे इतने अच्छे तरीके से पेश आए। हमें तो पता ही है कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। चुपचाप साइन कर देना वरना। मनोज और पायल ने कहा, यह कहाँ, और उठ खड़े हुए बिमला जी पर अपना हाथ उठाने। बस पापा, बस हुआ, बहुत चला लिया लात और घुसे। अब जेल में अपने हाथ और पैर चलाना। दादी हमें इनका कबूलनामा और अभी रवैया सब मिल गया है। अब से दादी आप सुकून से रह पाइएगा, क्योंकि अगर इन भाई बहन ने आपको ज़रा भी तकलीफ़ पहुंचाई तो यह जाएंगे जेल। मैं इनका पूरा वीडियो इन्हें जेल भेजने के लिए काफ़ी होगा। शिवम ने कहा, यह सब क्या है? शिवम, और अपने पापा और बुआ से कैसे बात कर रहे हो?